जो है वह द्विध्रुवीय है कि तीन ध्रुवीय है? तीन ध्रुवीय है। क्लियर बात है। पहला ध्रुव पर कौन था? शिक्षक। दूसरा ध्रुव पर कौन था? तीसरा ध्रुव पर कौन था? तीसरा वाला ध्रुव कौन जोड़ा गया? पाठ्यक्रम जोड़ा गया। अच्छा एक बात बताइएगा, जब ये दोनों को आप समझ गए कि टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, तो आप एक बात बताइए, प्रजातांत्रिक शिक्षा व्यवस्था हम किसे कहते हैं? बाल केंद्रित। और सत्तावादी शिक्षा व्यवस्था शिक्षक केंद्रित को। क्लियर बात है। अच्छा 1968 में सबसे पहले हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया, दूसरी बार 1986 में आया। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन 1987 में हुआ। प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन 1997 में हुआ, बताए थे ना। अच्छा बताइएगा, डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार प्रसार कब किया गया? 1986 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत कब किया गया? 1986 में। शिक्षकों को सेवा से पहले प्रशिक्षण दिया जाए, कौन कमेटी कहा? आचार्य राममूर्ति। अच्छा उसके बाद में अपने ही देश में हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार होना चाहिए, कौन कहा? आचार्य राममूर्ति। फिर प्रोफेसर यशपाल को 2 सिफारिश मिला ना। पहला, आचार्य राममूर्ति के कमेटी के बातों का अवलोकन कीजिए, और दूसरा, शिक्षा को बोझमुक्त कैसे बनाया जाए। इसके लिए कितने देश के शिक्षाविद आए? 21 देश के शिक्षाविदों के द्वारा दिया गया सुझाव क्या कहलाता है आज के डेट में? एनसीएफ 2005 का विशेषता। हम लोग विशेषता को ही पढ़ रहे थे, और विशेषता के बारे में भी कल हम लोग चर्चा कुछ कर चुके थे, याद है आप लोग को? सबसे पहले हम लोग चर्चा किए हुए थे, सबसे पहले चर्चा की थी शिक्षा का अभी तक का सबसे नवीनतम दस्तावेज कौन है? एनसीएफ 2005। ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? पढ़ाई को रटंती प्रणाली से मुक्त करना है, समझने की प्रणाली के लिए कराना है। पाठचर्या हमारा पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए क्या? बुक सेंटर्ड एजुकेशन कराना है क्या? नहीं कराना है। राष्ट्र के प्रति बच्चों में आस्था जागृत करेंगे। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, याद है ना? कल जो चर्चा किए थे, कक्षा कक्ष को अदर्स एक्टिविटी से जोड़कर सिखाने का प्रयास करना है, अन्य गतिविधि से जोड़ना है, शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। ज्ञात से अज्ञात जानते हैं, जो जानकारी आपके पास में वो क्या है? ज्ञात। जो जानकारी नहीं है वो क्या है? तो पुराने जानकारी के आधार पर नया जानकारी देना क्या कहलाता है? ज्ञात से अज्ञात। मूर्त से अमूर्त जानते हैं, जो दिख रहा है वो क्या है? जो नहीं दिख रहा है क्या? दिखाने से न दिखाना कि न दिखाने से दिखाना? दिखाने से न दिखाने की तरफ लेकर के जाना। सूचना को ज्ञान मानना है। किसको ज्ञान मानना है भाई? समझ को ज्ञान मानना है, सूचना को ज्ञान नहीं माना। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें असफलता का कारण है, यहाँ तक चर्चा हम लोग कर चुके थे, ठीक है ना। जो लोग नए स्टूडेंट होंगे इसमें कुछ लोग, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग कल पढ़े इसीलिए जवाब दे रहे हैं। आज आप भी पढ़िए, कल भी आप इसी तरह से जवाब देना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए एनसीएफ 2005 के विशेषता में हम लोग आए थे कि विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें शिक्षा प्रणाली की सफलता का प्रतीक है। कहा जाता है कि विद्यार्थियों के क्षमता के अनुसार उसके कैपेसिटी, उसके कैपेबिलिटी, उसके लर्निंग लेवल को हम लोग बोलते हैं अधिगम स्तर। अधिगम स्तर के अनुसार ही हमको पाठ्यक्रम देना चाहिए। क्लास 5वीं का बच्चा है, आप उसको क्लास 8वीं के पाठ्यक्रम से रूबरू मत कराइए। ऐसा अगर कराते हैं तो बच्चा क्या होगा? मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मानसिक तनाव में चला जाएगा, बताए थे ना। इसीलिए बच्चा के उम्र के अनुसार, बच्चा के कैपेसिटी मतलब क्षमता के अनुसार हमको क्या करना है? पाठ्यक्रम देना है। बच्चा का उम्र को भी देखना है, उम्र का ख्याल रखिए, उसके आयु का ख्याल रखिए, उसके क्षमता का ख्याल रखिए, उसके क्लास का ख्याल रखिए, उसके वर्ग का ख्याल रखिए, उसके कैपेसिटी का ख्याल रखिए, और उसके साथ साथ में उसके लर्निंग लेवल मतलब अधिगम स्तर का ख्याल रखिए। इन सभी बातों पर ख्याल रखते हुए हमको पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। हम लोग आज की डेट में सोचते हैं कि हम अपने बेटा को मोटी मोटी किताबें देंगे तो पढ़ लिख कर बहुत जल्दी नौकरी हो जाएगा। ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी माना जाता है कि आजकल का पाठचर्या कुछ इसी तरह से हो गया है। इंग्लिश का फेयर अलग है, रफ अलग है, हिंदी का फेयर अलग है, रफ अलग है, उसका डायरी अलग है, राइटिंग अलग है, फलना चिन्ना दिस डेट दुनिया भर का। जबकि एनसीएफ 2005 कहता है कि क्लास 2 के बच्चे के किताब का वजन 1.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लास 3 के बच्चे के किताब का वजन 2.5 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बताइए क्लास 3 के बच्चा जो आज की डेट में पढ़ता है उसका 2.5 kg रहता है, कम से कम तो 5-7 kg जरूरी रहता होगा ना। तो विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें असफलता का सबसे बड़ा कारण है। बच्चा के उम्र के अनुसार वो हमको पाठ्यक्रम देना चाहिए। ऐसा कौन कहता है? हम नहीं कह रहे, ये एनसीएफ 2005 कहता है, ठीक है। उसके बाद में कहता है नैतिक मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर के स्थापित करे, ठीक है ना। नैतिक मूल्य का मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा। जिसके पास नोट्स नहीं होगा अगल बगल लोग से हेल्प लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। नैतिक मूल्य, 2 बातों को हमको समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, विकास की अगर बात करें तो एक आता है हमारा कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास, ठीक है।
और दूसरा हम लोग लिखेंगे एक तरफ में कौन सा, नैतिक विकास। दूसरा कौन सा, नैतिक विकास। ठीक है, टॉपिक हम लोग का चल रहा है क्या, एनसीएफ 2005। जो भी हम पढ़ाते हैं इसका वीडियो भी हम अपलोड कर देते होंगे, है ना, आप लोग देखते भी होंगे। जो भी हम पढ़ा रहे हैं सारे रिकॉर्ड करके हम वीडियो भी अपलोड कर देते हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, 3 बार 4 बार 5 बार जितना बार मन करे देखते रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन तब तक है जब तक कि हम डेमो चला रहे हैं, तब तक। मेन कोर्स में घुसेंगे तो वीडियो बनाना बंद, ठीक है ना। अब देखिए क्या आता है कि एक तरफ हम लिखते हैं संज्ञानात्मक विकास और दूसरी तरफ लिखते हैं हम लोग नैतिक विकास। संज्ञानात्मक विकास को बोलते हैं बाबू हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और नैतिक विकास को बोलते हैं हम लोग मोरल डेवलपमेंट। क्लियर है। अब सबसे पहले संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव और मोरल को जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या होता है, विकास हम किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। तो 2 शब्द से हम आपको परिचय करवा रहे हैं। सबसे पहला हम लोग वृद्धि पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ, और एक तरफ हम लिखते हैं क्या बताएगा, विकास, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपमेंट। ये हो गया हमारा ग्रोथ और ये हो गया हमारा क्या, डेवलपमेंट। तो हमको समझना है सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्रोथ, व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और दोनों का बेसिक अर्थ क्या होता है, इन दोनों को समझना जरूरी है। मनोविज्ञान के अनुसार में वृद्धि का परिभाषा दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति या मानव में मात्रात्मक परिवर्तन जो होता है उसे हम वृद्धि के नाम से जानते हैं, और किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन जो होता है उसे हम विकास के नाम से जानते हैं। मनोविज्ञान का ऐसा मानना है कि वृद्धि हमको दिखता है लेकिन विकास हमको नहीं दिखता है, क्योंकि वह आपके गुण में परिवर्तन है जिसको हम विकास कहेंगे, और आपके जो मात्रा में परिवर्तन है उसे हम वृद्धि कहेंगे। सपोज डेट, मान लीजिए कि एक लड़का का नाम जो है, एक लड़का का नाम राम है, और राम जब जन्म लिया तो जन्म लेने के समय उसका जो शरीर का वजन था वो मात्र कितना केजी था, तो 3 केजी का था। अभी वो 25 साल की उम्र में मतलब 25 ईयर्स का जब वो हो गया तो उसका वजन जो है अभी कम से कम 60 केजी का है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या इसको हम माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं। और ये भी हम अंदाज़ा लगा दीजिए कि पहले 3 केजी था, अब हो गया 60 केजी, मतलब कितना बढ़ा है, 57 केजी, यही ना। मतलब 57 केजी जो वजन उसका बढ़ा, डेट इज ग्रोथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे, क्योंकि वह उसके मात्रा में परिवर्तन हुआ है, वह उसके गुण में परिवर्तन नहीं हुआ। अब मात्रा में परिवर्तन को हम लोग बोलेंगे क्या बताएगा, वृद्धि, और गुण में परिवर्तन को बोलेंगे क्या, विकास। 1 मिनट। अब देखिएगा यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, तो 3 केजी से बढ़ करके 60 केजी हो गया, मतलब 57 केजी का वृद्धि हुआ है, उस बच्चा में विकास नहीं हुआ। उसको हम लोग डेवलपमेंट के नाम से नहीं जानेंगे, उसको हम लोग वृद्धि के नाम से जानेंगे। अगर राम जो है 3 साल के उम्र में मात्र उसका हाइट जो था वो 1.5 फीट का था, कितना फीट का था, 1.5 फीट का था, लेकिन 25 साल की उम्र में अभी वह 5 फीट का हो गया है। समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 1.5 फीट से बढ़कर कितना फीट हो गया, 5 फीट हो गया। मतलब उसके मात्रा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, उसको हम माप सकते कि नहीं माप सकते, उसको मेजरमेंट कर सकते कि नहीं कर सकते, डेट इज ग्रोथ, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृद्धि बोलेंगे। तो किसी व्यक्ति के मात्रात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। लेकिन यही राम नाम का जो लड़का है 5 साल की उम्र में सिर्फ यह बोल पाता था पापा, मामा, चाचा, अंकल, आंटी, बस इतना ही। लेकिन अभी 25 साल की उम्र में स्टेज पर चढ़कर 3 घंटा भाषण यह दे सकता है। तो बताइए उसमें विकास हुआ कि वृद्धि हुआ, उसमें विकास हुआ। देखिए राम नाम का जो लड़का है वो 3 साल की उम्र में केवल 10 से 15 शब्दों को बोल पा रहा था, लेकिन 25 साल की उम्र में लगातार 2 घंटा स्टेज पर चढ़कर भाषण देता है। लेकिन इसको माप हम थोड़े ना सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा ज्ञान का विकास हुआ है। ऐसा कोई थर्मामीटर हमारे पास में नहीं है, और किसी बच्चा के ज्ञान को मापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज कर भी नहीं सकते हैं। जहाँ देखते हैं तुम्हारे में कितना डिग्री बढ़ा है अभी, ऐसा होगा क्या, नहीं। लेकिन इसमें तो हम माप सकते हैं ना कि 1.5 फीट से 5 फीट बढ़ा तक कितना बढ़ा, है ना। अगर 3 केजी से 60 केजी हुआ तो कितना केजी बढ़ा, माप सकते हैं ना। तो जिसको माप सकते हैं वो वृद्धि है, और जिसको माप नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो क्या है, विकास है। तो विकास को हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन वृद्धि को हम लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि वह एक मात्रा में परिवर्तन है। क्लियर बात है। अब यहाँ पर क्लियरिफाई हो गया होगा, अगर कोई बच्चा जब क्लास 1 में रहता है तो सिर्फ क ख ग घ य र ल व य पढ़ता है ना, ABCD पढ़ता है। लेकिन 25 साल के उम्र में होने के बाद में किसी कविता कहानी को पढ़कर उसका संक्षेप में वो उत्तर दे देगा,
निष्कर्ष बता देगा, कंक्लूजन बता देगा। क्या वो उसका वृद्धि है? क्या उसका वृद्धि है? नहीं, वह उसका विकास है, वह उसका डेवलपमेंट है। उसके गुण में परिवर्तन हुआ, उसका क्वालिटी में परिवर्तन हुआ, और क्वालिटी में परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहेंगे? विकास के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? अब दोनों में बेसिक डिफरेंस को आप समझ गए। आपसे कोई पूछेगा वृद्धि क्या है, तो आप सीधे कहिएगा किसी व्यक्ति में मात्रा में परिवर्तन को हम लोग वृद्धि कहेंगे। आपसे कोई पूछेगा विकास क्या है, तो कहिएगा किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन को हम लोग विकास कहेंगे। कहेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो कहिएगा इसमें मात्रा में परिवर्तन होता है, इसमें गुण में परिवर्तन होता है। इसको हम देख सकते हैं, इसको देख नहीं सकते, है ना। इसको हम माप सकते हैं, इसको मेजरमेंट हम कर नहीं सकते। ये सब डिफरेंस है, हमारा अंतर है ना। अभी हम लोग आपको वृद्धि विकास नहीं पढ़ा, लेकिन संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास पढ़ाना था, तो हमने आपको बता दिया कि डेवलपमेंट आखिर होता क्या है। अब आपको समझ में आ गया हो कि डेवलपमेंट क्या है। अब इस दो बातों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं और उसके साथ साथ में नैतिक विकास हम किसे कहते हैं। ठीक है, वृद्धि विकास वाला चैप्टर खत्म। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। फिर से जब आपको मनोविज्ञान पढ़ाया जाएगा ना, तो उसमें स्पेशल टॉपिक है वृद्धि का और विकास का, लेकिन हमने आपको संक्षेप में बता दिया कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। इसको बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको बोलेंगे हम लोग क्या? मोरल डेवलपमेंट। ठीक है ना। अगर किसी बच्चा को सही और गलत का पहचान हो जाता है, मान लीजिए कोई बात, अगर दो बात हम उसके सामने बोलेंगे, एक सही बात बोलेंगे, एक गलत बात बोलेंगे, अगर यह बच्चा पहचान लेता है कि नहीं ये वाला बात जो बोले हैं ये गलत बात है और ये वाला बात जो बोले हैं वो सही बात है, तो सही गलत में अगर बच्चा में पहचान करने की क्षमता जिस दिन विकसित हो गया, डेट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वो क्या है? उसका संज्ञानात्मक विकास है। संज्ञानात्मक विकास हमारे ब्रेन से, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ रहता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है? दिमाग से, हमारे ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है, हमारे मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, हमारे नॉलेज से जुड़ा रहता है, हमारे ज्ञान से जुड़ा रहता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास का मतलब ही होता है कि बच्चा में ज्ञान अब हो गया है। बिना ज्ञान के थोड़े नहीं बात कह दे रहा है कि फलाना बात सही है, ये बात गलत है। बताइए, अगर आप में ज्ञान नहीं होगा तो क्या आप इसका निर्धारण कर सकते हो कि हाँ यह बात सही आपने बोला, यह बात गलत बोला? मतलब अगर बच्चा में इतना कैपेसिटी जब हो जाए, ये बात जो बोले हैं आप ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात जो बोले हैं ये बिल्कुल गलत है, तो सही गलत में पहचान कर लेना, जिस दिन बच्चा को यह कैपेसिटी या क्षमता डेवलप हो जाए कि यह सही है और यह गलत है, तो उस दिन समझ लीजिए कि उस बच्चा का संज्ञानात्मक विकास हो चुका है। क्लियर बात है? उसको हम लोग बोलेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यह हमारे दिमाग या ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है। दूसरी तरफ आता है हमारा कौन सा विकास? नैतिक विकास। इसको बोलते हैं हम लोग मोरल डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास से एक स्टेप आगे रहता है कौन सा विकास? नैतिक विकास। नैतिक विकास के बारे में समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ भी एक सही बात बोलेंगे और एक क्या बोलेंगे? गलत बात बोलेंगे। तो यहाँ पर बच्चा जब पहचान कर लेगा कि ये सही बात है और ये गलत बात है, तो वहाँ तक उसका संज्ञानात्मक विकास ही है। लेकिन जब यह बच्चा पहचान कर ले कि ये सही है और ये गलत है और हमको सही के अनुसार ही काम करना चाहिए, गलत के अनुसार हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पर केवल बच्चा पहचान करेगा संज्ञानात्मक विकास में, लेकिन यहाँ पर पहचान करने के बाद गलत को छोड़कर सही के अनुसार काम करना चालू कर देगा। डेट इज मोरल डेवलपमेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नैतिक विकास के नाम से जानेंगे। अब बताइए, इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस जरूर है ना। ये इससे जो है एक स्टेप आगे कौन है? नैतिक विकास है। मतलब इसमें तो बच्चा केवल सही गलत का पहचान कर रहा था और इसमें बच्चा सही गलत का पहचान करने के बाद सही के अनुसार काम भी किया, तब वो क्या होगा बताइएगा? नैतिक विकास हो गया। सभी लाइट को ऑन कर दीजिए जो लोग उधर है, ठीक है, सभी स्विच को ऑन कर दीजिए, ठीक है ना। तब वो क्या हो गया हमारा बताइएगा? तब वो हो गया हमारा नैतिक विकास, डेट इज मोरल डेवलपमेंट। क्लियर बात है? आप समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हमको समझना यहाँ पर क्या है? नैतिक मूल्य को। अब चूंकि आपके नोट्स में दिया हुआ नैतिक मूल्यों को, मूल्य है ना। अब देखिए, हम लोग तो अभी बताए हैं नैतिक विकास को, तो सही गलत में पहचान करके सही के अनुसार काम करना नैतिक विकास, और सही गलत में खाली पहचान करके ये सही है ये गलत है उसका पहचान करना केवल संज्ञानात्मक विकास। लेकिन हम लोगों को ना संज्ञानात्मक विकास पढ़ना है ना नैतिक विकास पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है नैतिक मूल्य, ठीक है ना। अब नैतिक मूल्य पढ़ना है तो एक तरफ हम लिखते हैं कौन सा बताइएगा? नैतिक मूल्य। अब नैतिक मूल्य के बारे में इसको बोलते हैं मोरल वैल्यू। क्या बोलते हैं? मोरल वैल्यू इंग्लिश में, ठीक है ना। अब मोरल वैल्यू क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। दुनिया में जो जो अच्छी अच्छी बातें जो हमारे माता पिता
दादा दादी, हमारे गुरुजन जो हमको सिखाते हैं अपने जीवन को सामंजस्य स्थापित करने के लिए, वो हमारा क्या होता है, मोरल वैल्यू होता है। जैसे आपके माता पिता आप जब छोटे रहे होंगे तो सिखाए होंगे कि बेटा चोरी करना पाप है, सिखाए है ना। अच्छा, ये भी सिखाए होंगे कि बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, सिखाए है ना। शिक्षकों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, सिखाए है ना। अपने माता पिता का सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करना चाहिए, सिखाए है ना। अब देखिएगा, उसके बाद में अपने माता पिता दादा दादी का चरण स्पर्श सुबह सुबह जगकर करना चाहिए। जब आप छोटे बच्चे होते हैं तो आपको गुड मैनर्स सिखाया जाता है। जैसे छोटे बच्चे किताब में आप देखते होंगे गुड मैनर्स बैड मैनर्स, है ना। तो गुड मैनर्स सिखाया जाता है आपको, बैड मैनर्स से हटाया जाता है, उसे नाता रिश्ता कहा जाता है कि तोड़ो और इस चीज़ को सीखो। अब देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो केवल नैतिक मूल्य को हम लोग भाषण दे करके नहीं सिखा सकते हैं। अगर किसी बच्चा में यह चीज़ें हमको डेवलप कराना है कि बेटा सुबह सुबह जगकर मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए, तो ये खाली उपदेश देने से, थेसिस देने से, भाषण देने से काम हो जाएगा? नहीं होगा। अगर एक बच्चा को सुबह जग रहा है तो उसको बोलेंगे बेटा आप बोले थे कल सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करना चाहिए, करो। एक दिन कर लेगा, है ना, दूसरा दिन फिर जगेगा, भूल जाएगा वो, है ना, क्योंकि आपके घर में माहौल नहीं है वैसा, है ना। फिर दूसरा दिन उसको जब ऐसे कि यार कल ही बताए थे कि सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करना चाहिए, करो। फिर दूसरा दिन कर लेगा, तीसरा दिन फिर याद दिलाइएगा, कर लेगा, क्योंकि आपसे डरा हुआ है। आप माता पिता है उसके, आपका बात वो मानवे करेगा। आप छोटा बच्चा है ना। लेकिन एक दिन आपसे एक सवाल करेगा कि पापा दादा दादी आपके क्या है, तो कहिएगा दादा दादी हमारे माता पिता है। तो ठीक है, आपके माता पिता आप क्या बोलते हैं कि सुबह सुबह जगकर मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए, तो बोलेंगे हाँ करना चाहिए। तो आप फिर अपने माता पिता का क्यों नहीं करते हैं, कहेगा ना। अब उस समय आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा, और उसके बाद में एक ही जवाब होगा कि बहुत बोलता है, जाके टेस्ट बनाओ, होमवर्क बनाओ जाके, ऐसा ही नहीं बोलिएगा। लेकिन सवाल यह है कि कब तक आप उससे पीछा छोड़वाइएगा, क्योंकि बच्चे जो है बड़ा क्यूरियस प्रश्न पूछते हैं। जहाँ पर आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा वहाँ से उसका प्रश्न चालू होता है, ठीक है ना। आप कहिएगा कि ट्रक है तो कहेगा ये कैसे चलता है, तो कहिएगा डीजल से। डीजल कहाँ से आता है, तो कहिएगा पेट्रोल पंप से। पेट्रोल पंप कैसे हो जाता है, पेट्रोल पंप में डीजल कहाँ से आता है। मतलब आपका जो जवाब होगा ना वो उसका क्या बनते जाएगा, प्रश्न बनते जाएगा। सवाल ये है कि नहीं, क्योंकि बच्चे बालावस्था के काल में होते हैं और 6 से 12 साल की अवस्था को हम लोग प्रश्न काल का समय कहते हैं मनोविज्ञान के अनुसार में। समझ में आ रही बात है। अब देखिए, जबरदस्ती उस बच्चे को नैतिक मूल्य सिखा सकते हैं कि सुबह जगो और चरण छुओ, सुबह जगो और चरण छुओ, सुबह जगो और चरण छुओ। एक दिन आपसे ऐसा सवाल कर देगा कि उसके बाद में आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा। जब आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह सुबह जगकर मम्मी पापा का चरण स्पर्श करना चाहिए, तो उस बूढ़े माँ बाप को भी आपको करना चाहिए। सवाल यह है कि नहीं, अगर आप अपने माता पिता का करते हैं तो बच्चा जो है वो खुद पर खुद देखेगा, और आपके घर में एक ऐसा माहौल बन जाएगा, एक ऐसा वातावरण बन जाएगा कि बच्चा आपका चरण स्पर्श खुद करना चालू कर देगा। तो ये जितना भी नैतिक मूल्य है, कहते हैं कि चोरी करना पाप है ना, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये तो नैतिक मूल्य आप बच्चा को थेसिस दे रहे हैं, है ना। लेकिन आप अपने ही घर में उस बूढ़े माँ बाप के साथ में सही वार्तालाप नहीं रखते हैं। अब सही वार्तालाप नहीं रखते तो आपका बेटा तो देखता है कि हमारे पापा दादा दादी के साथ में कैसा बिहेव करते हैं, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करेगा तो आपके साथ भी वो बिहेव करेगा। मतलब नैतिक मूल्यों को केवल थेसिस देने से काम होने वाला नहीं है, उपदेश देने से काम देने वाला नहीं है। भाषण तो बहुत होता है, लेकिन उसको आप अपने जीवन में कितना ज़्यादा आत्मसात करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज जाकर देखिए, आस्था चैनल पर 8 बजे सुबह सुबह जगिएगा, बड़का बड़का बाबा जी सब चैनल पर भाषण देते रहेंगे, कहेंगे कि दुनिया में कुछ नहीं रखा है, पैसा हाथ का मैल है ना। कहेगा हरिद्वार मथुरा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चारों धाम आपके मम्मी पापा के चरणों में है। गुरु जी दे रहे होते ना, वहाँ पर लाखों लोग बैठा हुआ रहता है, लाखों लोग उनके भाषण को सुन रहा होता है। आस्था चैनल पर आप देखते होंगे, कहते होंगे पैसा कुछ नहीं है बाबू, पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा का मोह माया छोड़े और अपने मम्मी पापा का सेवा करे, क्योंकि वहीं आपका जो है असली मंदिर है, असली मस्जिद है, असली भगवान है, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन वहाँ पर आप देखिएगा करोड़ों लोग जो वहाँ पर आए रहते हैं वो अपने मम्मी पापा को घरे छोड़ के भाषण सुनने आए रहते हैं हरिद्वार में। सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। जो बाबा जी कहते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, पैसा हाथ का मैल है, वो बाबा जी उस चैनल पर टीआरपी के लिए भाषण दे रहे होते हैं, पैसा के लिए। समझने का प्रयास कीजिएगा।
क्योंकि आप उनके बात को सुनेंगे, चैनल को टीआरपी मिलेगा, और टीआरपी मिलेगा व्यूज मिलेगा, और व्यूज मिलेगा तब बाबा जी को पैसा मिलेगा। जो आदमी कह रहा है कि पैसा कुछ नहीं होता है, हम यह मानते हैं कि पैसा कुछ नहीं है, हम यह कह सकते हैं कि हाँ पैसा सब कुछ नहीं है, यह बात सत्य है। लेकिन बिना अब यह भी नहीं कह सकते हैं कि पैसा कुछ भी नहीं है। बिना पैसा का आपका जीवन चलना मुश्किल है, लेकिन यह कहना गलत है कि पैसा सब कुछ है, यह कहना गलत है। लेकिन पैसा कुछ भी नहीं है, यह भी कहना गलत है। पैसा कुछ ना कुछ तो है, और पैसा के बिना जीवन चल सकता है आपका? नहीं चल सकता है। अब जो बाबा जी उस आस्था चैनल पर 8 बजे सुबह सुबह जो है वो जो है सुंदर सुंदर भाषण देते हैं, आप कितना % उस बात को आत्मसात करते हैं? तो खाली उपदेश देने से आप अपने घर में उस कल्चर को बना पाइएगा कि सुनो बाबा जी का भाषण ऐसा करो? आप अपने घर में माहौल बनाइए, आप अपने घर में दूसरों का सम्मान कीजिए, इज्जत कीजिए, अतिथियों का सम्मान कीजिए। आपके बच्चे खुद पर खुद उस नैतिक मूल्य को सीख जाएंगे। आप चोरी नहीं कीजिएगा, बच्चा आपका चोरी नहीं करेगा। आप गुंडाई नहीं कीजिएगा, बच्चा आपका गुंडाई नहीं करेगा। आप दूसरों से झूठ नहीं बोलिएगा, बच्चा आपका झूठ नहीं बोलेगा। ये सब क्या है? नैतिक मूल्य है। चोरी करना पाप है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सुबह सुबह जगकर चरण स्पर्श करना चाहिए, ये सब हमारा मोरल वैल्यू है। लेकिन ये क्या थेसिस देने से बच्चा में होने वाला है? क्या उपदेश देने से बच्चा में हो जाएगा? ये चीज़ें नहीं होगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा? कक्षा में और उसके साथ साथ परिवार में आपको क्या करना होगा? माहौल बनाना होगा, वातावरण बनाना होगा। अब ये बातें हम आपको इसलिए सिखा रहे हैं कि नैतिक मूल्य केवल बच्चा को समाज में, परिवार में नहीं सिखाया जाता है, बल्कि क्लास में भी आप नैतिक मूल्य बच्चा को सिखा सकते हैं। एक टीचर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चा का मॉरल वैल्यू। अगर आप एक शिक्षक है तो आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपका पर्सनालिटी कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपको बच्चा का भविष्य। आपके बच्चों का भविष्य आपके ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रहा है ना? अगर एक बच्चा बदमाश हो जाता है, चोर हो जाता है, तो कोई नहीं कहता कि इसके पापा मम्मी कैसे हैं। सब लोग यही कहता है कि जब मास्टरे वैसा है तो लड़का कैसा होगा, कहता है ना, क्योंकि आप समाज के निर्माता है। लोग आपको पूर्णतः जिम्मेदार समझते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा कि नैतिक मूल्य है कौन। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज मोरल वैल्यू, तो कहिएगा जो भी हमारे सच्चाई के रास्तों पर चलने के लिए, हम अपने जीवन को आत्मसात करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के जो अच्छी बातें सीखते हैं, डेट इज मोरल वैल्यू। उसे हम क्या कहेंगे? नैतिक मूल्य कहेंगे। और इसको हम लोग थेसिस दे करके, उपदेश दे करके बच्चों को नहीं सिखा सकते। इसमें क्या करना होगा? वातावरण देकर ही हम सिखा सकते हैं। चलिए 2-3 बातें आपको क्लियर हो गया। सबसे पहले वृद्धि को आप समझ गए, विकास को समझ गए, संज्ञानात्मक विकास को समझ गए, नैतिक विकास को समझ गए, और नैतिक मूल्य को समझ गए। हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं कि जो लाइन हम पढ़ा रहे हैं केवल उसको पढ़ा कर निकल जाना, बिल्कुल नहीं। सीटेट में अगर ऐसा हम करते हैं एक शिक्षक होने के नाते, वह बिल्कुल गलत है। जब तक हम आपको डीपली अवधारणा नहीं देंगे तब तक चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, सीधी सी बात, ठीक है। अब चलिएगा दूसरा पॉइंट समझने का प्रयास कीजिए। कहता है विद्यार्थियों के धारणा में शिक्षक बदलाव करे। अब ये भी चीज़ें अंडरलाइन कीजिए। विद्यार्थियों की धारणा कैसा कैसा बन जाता है समझने का प्रयास कीजिएगा। विद्यार्थी के धारणा में शिक्षक कैसे बदलाव करेगा? देखिए कभी कभी ना हमारे दिमाग में एक निगेटिव धारणा बन जाता है। निगेटिव धारणा करने का मतलब ये हो गया कि कभी कभी जब आप छोटे उम्र में रहे होंगे, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, 10वीं क्लास में, तो उस समय हम अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय का काल होता है किशोरावस्था का काल, आंधी तूफान तनाव का काल, संघर्ष का काल। स्टेनले हॉल महोदय के अनुसार, स्टेनले हॉल महोदय ने क्या कहा था कि किशोरावस्था के काल को आंधी तूफान तनाव का काल कहा गया, ठीक है ना। अब उस समय हम यह नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो कभी कभी जब हमसे मैथ नहीं बनता है तो हम कहते हैं मैथ एकदम सब्जेक्ट बेकार है, मैथ पढ़वे नहीं करेंगे, मैथ छोड़िए देंगे, ऐसा सोचते हैं ना। ऐसा आपके दिमाग में बता, मैथ के ही नहीं, मतलब अन्य जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता है, कठिन लगता है, तो मन में ऐसा सवाल आता है कि इसको छोड़िए देते, ये हमसे होने वाला नहीं है, ऐसा सोचते हैं आप लोग। अब ऐसा सोचते हैं तो इस धारणा को, जो आपके दिमाग में निगेटिव धारणा बना है, इसको कौन बदल सकता है? आपके मम्मी पापा नहीं बदल सकते। अब देखिएगा ऐसे धारणा को केवल एक शिक्षक बदल सकता है। अगर कोई बच्चा कहता है कि सर मैथ से तो हम बहुत दूर रहते हैं, मैथ से बहुत दूर रहते हैं, मैथ हमसे ना होगा सर, बेकार, एकदम दुनिया का सबसे उबारू सब्जेक्ट मैथ है। अगर एक बच्चा ऐसा सवाल करता है आपके पास में, मैथ का टीचर है, और बच्चा कहता है कि सर मैथ बहुत हार्ड लगता है, मैथ तो हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता है, मैथ से तो हम बिल्कुल दूरे रहते हैं, तो मैथ के टीचर होने के नाते आप कहिएगा हाँ ये तो बात है, मैथ तो सबके बस का चीज़ ना है भाई, बहुत कम लोगों के बस का चीज़ है। सही बात है, मैथ बहुत हार्ड है। तो बच्चा को उस समय अगर 50% हार्ड लग रहा होगा, अगर ये बात आप कह दीजिए उसके सामने, तो 100% हार्ड लग गया उससे। का है कि वो बोला कौन है? गुरुजी। और वो गुरुजी जो मैथ पढ़ाते हैं,
अब उसके दिमाग में ये बातें हैं कि भैया मैथ के तो पूरा स्पेशल आदमी है, और उसके बाद में जब स्पेशल आदमी यह बात कह दिया कि मैथ सही में हार्ड है, तब पक्का हार्ड होगा, अब तो एकदम छुएंगे ही नहीं। बात समझ में आ रहा है? लेकिन मैथ के एक शिक्षक है और बच्चा आपसे सवाल करता है कि सर मैथ से तो हम दूरे रहते हैं, मैथ तो हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, तो बोलेंगे कि फिजिक्स जानता है? तो हाँ सर जानते हैं। अरे भाई फिजिक्स जानता है, मैथ को हार्ड कहता है? अरे फिजिक्स से 10 गुना आसान है मैथ। देखो हम तुमको मैथ कैसे सिखाते हैं, अभी देखो मैथ तुमको समझ में नहीं आता है? नहीं, दुनिया का सबसे आसान विषय है मैथ। अगर ये बात केवल कह दीजिए आप बच्चा को 50% हार्ड लग रहा हो तो 25% ऑटोमेटिक हो जाएगा ना। क्यों ये बातें उसको हो जाएगा? क्योंकि ये बोला कौन है? मैथ के शिक्षक। अगर संस्कृत के शिक्षक यह बात कह दे कि संस्कृत बहुत आसान विषय है, संस्कृत को समझना बहुत आसान है, तो पक्का है कि बच्चा को 50% संस्कृत हार्ड लग रहा होगा तो उसी समय वह 25% हो जाएगा। लेकिन संस्कृत का मास्टर जब भी कह दे कि हाँ संस्कृत बउआ सबके बस की चीज़ बात नहीं थे, तब क्या होगा? बच्चा को 50% हार्ड लग रहा है तो 100% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ऐसे धारणा को कौन बदल सकता है? इस तरह के नकारात्मक धारणा को कौन बदल सकता है? शिक्षक बदल सकता है। अब बच्चा घर में जाकर बोलेगा कि मैथ बहुत हार्ड लगता है, मैथ तो हमसे बिल्कुल नहीं बनता है, तो मम्मी जब यह बात कहेगी जो कि 8वीं फेल है और यह बात कहेगी दुनिया का सबसे आसान विषय मैथ है, तो बच्चा उसी को कहेगा पढ़िए पहले, मैथ सबसे आसान है। समझ रहे ना? पढ़ेगी तब ना समझ में आएगा। समझ रहे ना? तो उस धारणा को ना मम्मी बदल सकता है ना पापा बदल सकते हैं। उस धारणा को कौन बदल सकता है? केवल शिक्षक। तो इसीलिए कहा गया है यहाँ पर कि विद्यार्थियों की धारणा में कौन बदलाव करेंगे? शिक्षक बदलाव करेगा। और ये सब 21 देश के महान शिक्षाविदों के द्वारा कहा गया बात है, ये हम नहीं कह रहे। और कोई सामान्य व्यक्ति इस पर विचार नहीं रखा। ये एक ऐसे व्यक्ति थे, हर सब्जेक्ट में हर लोगों का अलग अलग स्पेशल पकड़ था, उन लोगों ने इस विचार को रखा। तो ये विचार इतना जान लीजिए कि बिल्कुल सार्थक है और 100% क्या है? सही भी है। ठीक है। उसके बाद में कहता है कि अभिभावक को सुझाव है कि वह छोटी उम्र में बालकों को निपुण बनाने की आकांक्षा लिख लीजिएगा। आशंका लिखा गया है, वो गलत लिखा गया है। आकांक्षा बना लीजिएगा नोट्स में। एक्सपेक्टेशन उसको इंग्लिश में बोलते हैं, एक्सपेक्टेशन। आशंका के जगह पर लिख लिया आकांक्षा। आकांक्षा का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। अब समझिएगा, यहाँ पर कह रहा है यह कथन कि बच्चा से हमेशा रियल एक्सपेक्टेशन रखना है। कैसी एक्सपेक्टेशन रखना है? बच्चा से हमेशा रियल। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक आकांक्षाएं रखनी है। अगर आपका बच्चा क्लास 5 में है तो क्लास 5 के अनुसार आप आकांक्षा रखिए। क्लास 2 में है तो बच्चा के अनुसार क्लास 2 में आकांक्षा रखिए। जैसे क्लास 2 में है बच्चा तो उसको कम से कम जोड़ घटाव गुना भाग ये आना चाहिए। ये हमारा एक्सपेक्टेशन उसे हो सकता है। अब क्लास 2 के बच्चा से हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हुआ, LHS बराबर RHS प्रूफ करके दिखाओ। अगर आप गार्जियन होते तो पढ़ना तो आपको है नहीं, आपको तो सिर्फ एक्सपेक्टेशन रख लेना कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उसका, समझिएगा बात को। हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों कमज़ोर है उसका। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन रख लिए, लेकिन कभी आप अपने बच्चे के रुचि को समझना चाहते हैं कि इसका इंटरेस्ट किस फील्ड में है? आज बिहार के ग्रामीण परिवेश में जाकर देखिए कि हमारा बेटा किसी तरह से पढ़ लिख करके नौकरी कर ले, बस हो गया, बात खत्म। बाकी इसका इंटरेस्ट किस में है उससे हमको मतलब नहीं है, इसका रुचि किस में है उससे हमको मतलब नहीं है क्या? आज बच्चा गांव में क्रिकेट खेलता है तो गार्जियन कहता है यह करिए पढ़िए ना। समझ रहे ना? आपने कभी सोचा है कि उस बच्चा का रुचि कहीं हो सकता है क्रिकेटर बनने का हो? आपने कभी सोचा है कि उस बच्चा का रुचि हो सकता है वो क्रिकेट में ही अच्छा कर दे? अगर कोई बच्चा डांस करता है तो बोलेगा गार्जियन कि यह करेगा तुम, ये डांस से अब बच गया था, बाकी पढ़ाई लिखाई तो तुमको करना है नहीं। आपने कभी सोचा है कि हो सकता है बच्चा भविष्य में चलकर डांसर बने? क्या डांसर बनकर बहुत लोग अपने नाम को आगे बढ़ाए कि नहीं? क्रिकेटर बनकर सचिन तेंदुलकर MS धोनी अपने नाम को आगे बढ़ाया कि नहीं? बोलिए, बढ़ाया कि नहीं? तो रुचि का ख्याल हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं रखते हैं, बस बच्चा से एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। गांव के लोग, ग्रामीण परिवेश के लोग आज भी यह बात को समझने का प्रयास नहीं करते हैं कि रुचि नाम का भी कोई चीज़ होता है। जिस काम में आपको रुचि है वो काम करना आपके लिए बहुत आसान होगा, और जिस काम में आपको रुचि नहीं है वो काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा, भले वो काम क्यों ना आसान हो, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। इसीलिए मनोविज्ञान कहता है, ये हम नहीं करें, मनोविज्ञान कहता है कि बच्चा को हमेशा रुचि के अनुसार ही काम करना सिखाना चाहिए, बच्चा को इंटरेस्ट के अनुसार ही काम करना सिखाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि किसी तरह से ग्रुप D में नौकरी लग जाए, बात खत्म।
समझ रहे ना। रेलवे में किसी तरह से नौकरी लग जाए, बात खत्म। उसके बाद जब लगेगा तो जमीन छोड़कर हम चलेंगे, बोलेंगे 20 लाख 25 लाख 30 लाख 35 लाख बोली लगेगा हमारे बेटा का। ऐसा ही ना होता है। अब देखिए रुचि से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कारण यह है कि इससे हम पिछड़ते जा रहे हैं। इससे हम क्या करते हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। अब पिछड़ने के पीछे कारण क्या है कि 30,000 का महीना जो ग्रुप डी में कमाता है रेलवे में नौकरी करके, उसके ऊपर 5 गो सदस्य घर का डिपेंड रहता है। मम्मी डिपेंड है, पापा डिपेंड है। पापा को अलग अकर है कि भैया हमारे बेटा का नौकरी है, वो भी सरकारी, तो तिलक तो हम लेंगे ज़बरदस्त। आप सरकारी नौकरी है, पैसा का कमी कहाँ है। अब महीना कितना का है, 30,000 का। समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो छोट बहन है, उसका भी शादी करना है, पापा का भी एक्सपेक्टेशन ये हो जाता है कि अब तो लड़का का नौकरी लगे, आराम से 20 लाख रुपया तिलक देकर आप शादी कर सकते हैं अच्छा घर में। अपने बेटे के लिए सोचता है ना। और वो करता भी है। मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा ऐसा होता भी है कि लोन निकालेगा और 20 लाख रुपया लगाकर अपने बहन का भी वो शादी अच्छे घरों में कर देगा। सही बात है। पापा ये भी एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं कि घर में अब गांव में बढ़िया घर बनाएंगे, क्योंकि हमारे बेटा के है सरकारी नौकरी, ठीक है ना। अब बढ़िया घर बनाने के फेरा में फिर से वो लोन उठा लेगा। 30-40 लाख रुपया लोन उठा लिया, पता लगा कि 30,000 का मंथली आ रहा, तो EMI कट जा रहा, 25,000 5,000 रुपये उसको बच रहा है। समझिए बात को। अब देखिए घर का 5 गो सदस्य उसके ऊपर डिपेंड है। मम्मी पापा, अगर चाचा चाची शुरू में पोसे पाले तो वो भी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भतीजा का नौकरी है तो हमारे लिए भी कुछ करेगा। अब महीना उसका कितना है, 30,000 का। समझने का प्रयास कीजिएगा। 5 आदमी उसके ऊपर डिपेंड है, महीना उसका 30,000 है। आप 5 आदमी डिपेंड, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इससे वह बच्चा पिछड़ जाता है। सबकी उम्मीदें पूरा करते करते वो लास्ट में कुछ नहीं कर पाता है। और 5 साल के बाद में उसका तो शादी हो जाएगा, क्योंकि लड़का के सरकारी नौकरी है भाई, है ना। अब शादी जब हो जाएगा तो उसकी बीवी आएगी, या बीवी आएगी तो कहेगी 2-3 साल एकदम चुप रहेगी, और चौथा साल सवाल करेगी पैसावा क्या करते हैं, है ना। कहते थे हमारे बाबूजी कि आपका सरकारी नौकरी है, लड़का बहुत पैसा कमाता। पैसा होता क्या है ये बताइए, लेखा जोखा। तो कहेगा ये नहीं EMI में कट गया, वो नहीं EMI कट गया। बचता है कितना, 5 से 7,000 रुपया। बीवी कहेगी इसके बाद बंद, एक पैसा किसी को अब देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब वो 5 साल के बाद में जब बदलना स्टार्ट क्या कीजिएगा, उसका परिस्थिति बदल लेता है उसको। अब एक तरफ बीवी है, एक तरफ मम्मी पापा है, उसके साथ में 7 जन्म का क्रिया खाया हुआ है। अभी प्रज्वलित दीप के सामने क्रिया खाता है कि 7 जन्म तुम्हारा हम रिश्ता निभाएंगे। तो एक तरफ बीवी है, दूसरे तरफ मम्मी पापा है। तो मम्मी पापा कहता है कि बउआ तो हमारे शादी होला के बाद में बदल गया, बदला नहीं है, परिस्थिति ऐसा हो गया कि उसको बदलना पड़ा। अब करे तो करे क्या। अब देखिए दिल्ली मुंबई के लोग आगे क्यों है, क्योंकि 5 आदमी है, 10-10 हज़ार का महीने कमा रहा है, तो 50,000 हो गया। यहाँ पर एक आदमी पर 5 आदमी डिपेंड है, 30,000 ना हुआ जी। रेवेन्यू तो कम हो गया ना, लेकिन वो 10-10 हज़ार ही रुपया कमा रहा है, तो उसके घर का रेवेन्यू 50,000 है, लेकिन आपके घर का रेवेन्यू 30,000 है। तो खुश वहीं रहेगा और किसी से कोई मांगेगा नहीं, अपने आप वो सेल्फ डिपेंड है। बात को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर समस्या को समझने का प्रयास कीजिए। इसके कारण है पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हमारे यहाँ ये है। अब इसी पर ये चीज़ें डिपेंड है कि हम बच्चों से हायर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे। जब बच्चा से हाई एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं ना, तो बच्चा आपका तनाव में चला जाता है। बच्चा को कह दीजिए कि देखिए ना हमारा बेटा तो मैथ में बहुत तेज है, अभी सोल्व करके दिखा देगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे। अब बच्चा है अभी 5वीं क्लास में। अब बताइए उसके उम्र के अनुसार आप इस क्वेश्चन को दिए हैं, इस चुनौती को दिए हैं, इस चैलेंज को दिए हैं, नहीं दिए, तो करके दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। सब लोग समझता है कि हमारा बेटा जन्म लेते लेते आर्यभट्ट बन जा, न्यूटन का चौथा नियम का खोज कर दे, 3 गो तक खोज कर दिया, ऐसा सोचता है लोग। लेकिन ऐसा सोचने से आपने सोचा है कि बच्चे के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। बच्चा को ऐसा लगता है कि मम्मी पापा तो बहुत हमसे एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं, लेकिन हम कितना पानी में हम ही समझ रहे हैं। और इसी सिचुएशन में बच्चा मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाता है। इसी सिचुएशन में बच्चा मेंटली फ्रस्ट्रेट होता है। मम्मी पापा एक्सपेक्टेशन रखे हुए थे कि हमारा बेटा मैट्रिक पास करके IAS बनेगा, अब मैट्रिक में आ गया उसको 3rd डिवीजन। अब उसके एक्सपेक्टेशन को देखेगा और अपने तजुर्बा को देखेगा, और वहीं बच्चा जा करके आत्मदाह कर लेगा, आत्महत्या कर लेगा। क्लास 9 10th का रिजल्ट आता है तो देखिए 3 मंजिल के बिल्डिंग से छलांग मार देता है बच्चा, है ना, नस काट लेगा। कारण क्या है कि उसका उम्र ही ऐसा है, आपने उससे हाई एक्सपेक्टेशन रख लिया। हमारे यहाँ का कल्चर क्या है कि हमारे बेटा का 65% नंबर आया, अब पड़ोसी का आ गया 85%, तो मतलब इससे नहीं है कि इस 65% को 85% में कैसे बदले,
पॉजिटिव मोटिवेशन हम नहीं देंगे, लेकिन बच्चा को यह कह कर जरूर मार देंगे कि बगल वाला जो सोनू है, जानता है ना उसको, तो हाँ तुम्हारे स्कूल में पढ़ता है ना, तो हाँ वही टीचर पढ़ाते ना जो तुमको पढ़ाते, तो हाँ पता है उसका कितना नंबर है 85%, 85। और तुम्हारा पता है कितना है 65। अब आप कहिएगा सर हम मारे कहाँ है, अरे भैया ये ऐसा मार है कि एकदम मार दिया, समझ रहे हैं ना। अभी ऐसा मार है कि आप उसको मार दिए, लेकिन मतलब इससे नहीं है कि आप 65% को बच्चा को ये नहीं कहेंगे हाँ बेटा कोई बात नहीं अगली बार हम नंबर बनाने का प्रयास करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पढ़िए अभी बहुत उम्र बचा हुआ। लेकिन ना फलानमा के 85% आ गया, इससे ज़्यादा दिक्कत है हमको, है ना। हमारे बेटा का 65% आया उससे हमको मतलब नहीं है, उसका 85% का आ गया, इससे ज़्यादा मतलब है। अब ये सब पीछे रीजन जो होता है, ये सब कारण जो होता है, आप अपने बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब बच्चा आपका मानसिक तनाव में जाएगा। इसीलिए एनसीएफ इतना चर्चा करने के पीछे कारण एक ही था कि आप अपने बच्चों से वास्तविक आकांक्षाएं रखें, उससे जितना हो सकता है उतना एक्सपेक्टेशन आप रखिए। बच्चा की उम्र के अनुसार, उसके क्षमता के अनुसार, उसके रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार, उसके कैपेबिलिटी के अनुसार, उसके कैपेसिटी के अनुसार ही आपको क्या करना है, एक्सपेक्टेशन रखना है। 5वीं क्लास में बच्चा है तो 5वीं के अनुसार एक्सपेक्टेशन रखिए, दूसरी क्लास में बच्चा है दूसरी के अनुसार एक्सपेक्टेशन रखिए, दूसरी क्लास में होने के बाद में 8वीं के एक्सपेक्टेशन अगर आप रखते हैं तो डेट इज रॉन्ग, यह गलत है, यह सही नहीं है। किसके अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार। बोलिए समझ में आया, क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए जितना बात हम आपको बोल रहे हैं ना, इसी सबसे सवाल आपको टकरा जाएगा। जितना बात हम आपको बोल रहे हैं कहानी की तरह ही क्वेश्चन पूछता है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब है कि उसका अंडरस्टैंडिंग आप कर लिए तो आपको समझ है, रट्टा मार के कुछ होने वाला इसमें नहीं है। अगर आप बात को समझ लिए तो क्वेश्चन अपने आप पकड़ में आ जाएगा कि ऑप्शन नंबर 1 काहे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 काहे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 काहे नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 4 काहे होगा। सवाल ये है ना, सीटेट में क्या होता है कि आपके पास में 4 ऑप्शन मिलेगा, ए, बी और सी और डी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी यह नहीं है कि हाँ इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, सबसे ज़्यादा जरूरी यह है सीटेट में कि इस क्वेश्चन का कौन उत्तर नहीं होगा, और नहीं वाला उत्तर को आप छांट दीजिएगा तो सही वाला उत्तर अपने आप निकल कर आपके सामने आ जाएगा, है ना। 60% जो क्वेश्चन होता है सीटेट में बाबू, वहाँ पर ए बी सी डी जो आपको ऑप्शन मिलेगा उसमें 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत रहेगा, छट जाएगा आपसे, लेकिन फंस जाइएगा 2 गो में, दोनों के दोनों सही लगेगा आपको, समझ रहे ना। आपको लगेगा कि ये भी सही है और आपको लगेगा ये भी सही है, और बात ये भी सही है कि दोनों सही है ना। लेकिन अब इसमें हमको चुनना ये होगा कि इस दोनों में सबसे ज़्यादा सही कौन है ना। अगर दोनों में सबसे ज़्यादा सही कौन है वो वाले ऑप्शन के साथ में हम लोग जाएंगे। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन ये 60% सही है और ये 90% सही है, तो हम 90% वालों के साथ में जाएंगे। लेकिन यह कंसेप्ट आप में तब डेवलप होगा जब आप अवधारणा को डिटेल पढ़े रहेंगे, तब शॉर्टकट में रट्टा मारकर यह अवधारणा कंसेप्ट क्लियर होने वाला नहीं है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है 60%। 10% तो कुछ ऐसा क्वेश्चन रहता है जो आपको फेल कराता है, 90 नंबर आपको चाहिए, 89 नंबर पर लाकर अटका देगा। ऐसा ही क्वेश्चन कितना परसेंट, 10%। इसमें तो ऐसा रहेगा कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 चारों ऑप्शन लिखा रहेगा, आज चारों का चारों लगेगा सही है। ये भी सही बात है कि चारों का चारों सही है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। लेकिन सवाल यह है कि उसमें यह खोजना जरा मुश्किल हो जाता है कि कौन इसका आंसर होगा। अब यह है 50% सही, यह है 30% सही, यह है 70% सही और यह है 95% सही। सही चारों है, लेकिन यह ढूंढना बड़ा मुश्किल है कि 95% सही सबसे ज़्यादा सही कौन है। और यह ढूंढना आपके लिए तब आसान हो जाएगा जब आप अवधारणा को अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे तब। अब ये चर्चा पर हम खर्चा इसलिए करते हैं ताकि आपको इस पर विचार स्पष्ट हो सके कि आखिर एनसीएफ 2005 बच्चों के बारे में क्या सोचता है। अगर यह चीज़ें वो तो अलग हो गया, स्तंभ 1 स्तंभ 2 का मिलान, हम खाली 4 ऑप्शन का बात किए, है ना। मतलब आप अवधारणा पर अगर आप पकड़ आपका बन गया तो ये वाला चीज़ें आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। लेकिन रट्टा मार के आप गए तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला आपसे नहीं है, सीधी सी बात, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहता है, तो बताइए बच्चा से आपको रियल एक्सपेक्टेशन रखना है कि हाई एक्सपेक्टेशन रखना है, बताइए।
रियल मतलब वास्तविक आकांक्षाएं आपको रखनी है। क्यों रखना है इसके बारे में हमने चर्चा आपको कर दिया, ठीक है। उसके बाद में कहता है बालकों के स्कूल के बाहरी जीवन में तनावमुक्त वातावरण प्रदान करे। हम कल भी इस पर चर्चा किए हुए थे कि बच्चा स्कूल जाता है तो स्कूल जाने पर वह बिल्कुल घंटी पर घंटी उसका लगा हुआ रहता है। सुबह 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक उसका घंटी रहता है। उसके बाद में जब बच्चा आए आपके घर पे तो उसको थोड़ा सा खेलने का कूदने का मौका दीजिए, सामाजिक परिवेश में दोस्तों से मिलने का मौका दीजिए, बच्चा को बात करने का इंटरेक्शन करने का मौका दीजिए। उससे उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। उसको हम लोग सामाजिक विकास कहते हैं। सामाजिक विकास किसी पाठ में नहीं पढ़ाया जाता है। सामाजिक विकास बच्चे समाज में रह करके परिवार के साथ दोस्तों के साथ खेल कर कूद कर बात करके क्या करता है, सीखता है। तो इसीलिए बच्चा जब भी स्कूल से आए तो उसको 1-2 घंटे उसको खेलने का मौका देना चाहिए, ऐसा मनोविज्ञान कहता है। लेकिन आजकल के मम्मी पापा यह चीज़ को नहीं सोचते। हमर बेटा कितना पढ़ ले, सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, 2 बजे तक स्कूल करके आओ, 3 से 4 होम ट्यूशन करो, 4 से 5 होम ट्यूशन करो, उसके बाद में होमवर्क बनाओ, फिर सुबह जगो, बस में जाकर किसी तरह से बैठ जाओ, फिर जाओ स्कूल। ऐसा होता है आजकल। अब इससे क्या होता है कि बच्चा आपका मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मानसिक तनाव में चला जाएगा। इसीलिए जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं आप थोड़ा सा बच्चा पर रहम कीजिए, है ना। मनोविज्ञान इस चीज़ को मानता है कि बच्चा आपका समाज में जाकर खेलेगा कूदेगा तो उसका क्या होगा, सामाजिक विकास होगा, उससे उसका सोशल डेवलपमेंट होगा। सामाजिक विकास बच्चों में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बोलिए क्लियर। चलिए उसके बाद में कहता है कक्षा में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं है। अंडरलाइन कीजिए, इस सब से सवाल आएगा होगा। शिक्षा शास्त्र को अगर आप पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को अगर आप नहीं समझे तो कुछ नहीं समझे, है ना। कहता है कि कक्ष में अधिक शांति का नियम क्या है बताएगा, ठीक नहीं है। मतलब बच्चा को ज़्यादा क्लास में चुपचाप भी नहीं रखना है, इंटरेक्शन देना है। कक्षा में एक ऐसा माहौल बनाना है कि बच्चा आपसे बात करे, आपसे डरे नहीं। आपके जीवन में 2 प्रकार के टीचर आए होंगे। एक टीचर को आने के बाद में आपके मन में हर्ष उल्लास और खुशी आ गया हो कि अरे फलाना सर आ गए, बहुत बढ़िया, चलिए पढ़ेंगे, है ना। और एक टीचर आपके क्लास में ऐसा आएंगे, बाप रे बाप फिर अलग। समझ रहे हैं ना, बात को समझने का प्रयास कीजिए। हम आपके भावना को समझा रहे हैं। जब आप क्लास 7वीं 8वीं में रहेंगे तो 2 प्रकार के टीचर में, एक टीचर आने के बाद में उनको बड़ा खुशी होता था, बैग खोलना चालू कर देते थे, उसका टास्क बनाना चालू कर देते थे, उसके बारे में सवाल जवाब करना चालू कर दे। लेकिन एक टीचर जब आते थे, जैसे ही क्लास में प्रवेश ले रहे सारा बच्चे एकदम से शांत। अगर ढक्कन नीचे गिर गया तो धीरे धीरे उठाएंगे भाई, अगर टेढ़ा है तो धीरे धीरे सीधा होना है कि कहीं सुनाई न दे दे उसको, है ना। अब बताइए कि जब आप एक टीचर होकर के ऐसा व्यवहार क्लास में करते हैं तो बहुत सारा टीचर क्या समझता है कि देखिए हम कितना अच्छे टीचर हैं कि बात हमारा कितना मानता है बच्चा, हमसे एकदम डर के रहता है। लेकिन यह जान लीजिए कि शिक्षक से अगर बच्चा डर के रहता है तो आप शिक्षक नहीं है। भगवान से कोई नहीं डरता, राक्षस से सब डरता है ना। तो आप दानव है, आप शिक्षक नहीं है। दानव रूपी वो शिक्षक है जो क्लास में जाने के बाद में बच्चा आपसे सहम जा रहा है कि बाप रे बाप फिर आ गया, है ना। जब आप क्लास में जाइए तो बच्चा ये बोले गुड मॉर्निंग सर, तो आप बोलिए गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज सिट डाउन, है ना, बैठा जाइए। और उसके बाद में यहाँ पर राम बैठा है, श्याम बैठा है, हेलो बेटा कैसे हो, क्या खाना खा का है बताओ, अरे बहुत स्मार्ट लग रहा है जी, है ना। ऐसा बात करेंगे उससे, हम इंटरेक्ट करेंगे, उसको लगेगा कि सर जी अपने आदमी है। बात समझ में ना आ रहा है। तब वो आपसे सवाल करने में हिचकिचाएगा नहीं। लेकिन आप क्लास में आए बोले क्या कौन उधर करा है, बैठो एकदम शांति से बैठिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलिए मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में यूनिट डिजिट को पढ़ना है, कोई हिलवे नहीं करेगा, एकदम बोलवे नहीं करेगा, आपसे सवाल करेगा। वो किसी का हिम्मत हो रहा है अंदर से सवाल करने का, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना, इसीलिए ना बच्चा को आप लोग कॉलेज में जब गए होंगे तो लेसन प्लान बनाने का ढंग सिखाएगा आप लोग को, पाठ योजना जिसको हिंदी में कहते हैं, सिखाया गया ना। आप लोग लेसन प्लान बना कर दिए भी होंगे, उसमें दिया जाता प्रस्तावना के प्रश्न लिखे आप लोग बनाए हैं पाठ योजना में, प्रस्तावना के प्रश्न। डिग्री खरीदे होंगे तो नहीं पता होगा, लेकिन कॉलेज में गए होंगे तो पता होगा, है ना। प्रस्तावना के प्रश्न जो होते हैं उसमें सामान्य प्रश्न बच्चों से किया जाता है। उसमें कहा जाता है कि क्लास में जब भी आप जाइए तो बच्चों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। बच्चा कहता है गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग कहता है तो उसका अभिवादन स्वीकार करके उसको बैठने के लिए कहिए। और उसके बाद में बच्चा से 2-3 सवाल कीजिए, 4 सवाल कीजिए, और ऐसा सवाल कीजिए कि उस सवाल से आपका टॉपिक आ जाना चाहिए बोर्ड पर, जिसको हम लोग प्रकरण कहते हैं। पता है ना आप लोग को, जो लोग लेसन प्लान बनाएंगे प्रकरण,
तो प्रकरण क्या होता है, एक टॉपिक ही ना होता है जी। अब जैसे मान लीजिए कि इकोनॉमिक्स में हमको गरीबी पढ़ाना है, गरीबी चैप्टर, तो हम क्लास में आए सीधे बोलेंगे चलिए आज इकोनॉमिक्स में गरीबी नामक टॉपिक को पढ़ेंगे, चलिए लिखिए सब लोग, ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हुआ। क्लास में जैसे आया बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। अच्छा राम ये बताओ कि तुम किस चीज़ से आए हो, कौन लाया तुमको स्कूल में? बोलेगा सर पापा लाए हैं। अच्छा पापा लाए हैं, किस चीज़ से आए? तो सर मोटरसाइकिल से आए हैं। अच्छा वेरी गुड। अच्छा तुम किसी से आए जी? सर हम बस से आए हैं। अच्छा बस से आए। अच्छा ये बताओ तुम लोग बस से आए, कोई ट्रेन से आया, कोई मोटरसाइकिल से आया, कोई साइकिल से आया, ये बताना बेटा तुम लोग जब रास्ते में आ रहे तो क्या क्या चीज़ें देखा बताओ। तो बच्चा बोलेगा सर हम बड़का बस देखे हैं, बोलेगा सर हम ट्रक देखे, बोलेगा सर हम बाइक देखे, बोलेगा सर हम हाथी देखे, घोड़ा देखे। देखिए इंटरेक्शन हो रहा है। उसी में कोई बच्चा बोलेगा सर हम बड़का घर देखे हैं, कह देगा कोई। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा, बड़का घर देखा। अच्छा ये बताओ बेटा बड़े घर में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? तब बच्चा बोलेगा सर बड़े घर में रहने वाला लोग पैसा वाला होता है सर, मतलब अमीर होता है। तो यस सर अमीर होता है, उसके पास में बहुत पैसा होता है। अच्छा वेरी गुड। अच्छा छोटे घर में रहने वाले लोग कैसे होते हैं बताओ, छोटे घर में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग कैसे होते हैं? तो कहेगा बच्चा सर उसमें तो गरीब लोग रहते हैं, निर्धन लोग होते हैं, उनके पास में पैसे नहीं होते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा गरीब लोग रहते हैं झोपड़ी में, क्या तुम जानते हो गरीबी किसे कहते हैं? समझने का प्रयास कीजिए, पॉइंट को पकड़ लिया। क्या तुम जानते हो गरीबी किससे? अब इस पर जितना बच्चा लेक्चर देगा उसका कम पड़ जाएगा, क्योंकि गरीबी हमको पढ़ाना है। गरीबी को आप सिंपल वे में एक्सप्लेन बच्चा नहीं कर सकता। तो 2-3 सवाल जवाब हम लोग किए, बच्चा सवाल जवाब दे रहा है, बच्चा जवाब दे रहा है, बच्चा जवाब। अच्छा चलो बेटा कोई बात नहीं, तुम लोग गरीबी के बारे में थोड़ा मोड़ा बताया, बहुत अच्छी बात है। तो क्यों ना आज हम लोग गरीबी के बारे में ही पढ़ लेते हैं, क्या तुम पढ़ने के लिए तैयार हो? तो बच्चा बोलेगा यस सर, चलिए गरीबी को हम पढ़ेंगे। आज अर्थव्यवस्था का जो टॉपिक होगा गरीबी, आज हम लोग पढ़ेंगे गरीबी को। बताइए इंटरेस्टेड हुआ कि नहीं हुआ? आज सीधे क्लास में आते हैं बोलते हैं गरीबी पढ़ना है, तो इंटरेस्टेड होता नहीं होता? एक प्रशिक्षित शिक्षक का यही काम होता है कि बच्चा को पढ़ने का मन नहीं हो तो मन करा दीजिए आप, है ना, जिज्ञासा उसमें जगा दीजिए। अब जिज्ञासा जब जग जाएगा तो वो अपने आप पढ़ने के लिए क्यूरियस हो जाएगा और वह जानना चाहेगा कि सही में क्या होता है। अगर बच्चा के मन में जब यह बात ला दिए कि क्या होता है, तब उसको पढ़ने का मन करना चालू कर देगा। बात समझ में? इसी को हम लोग बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा, दैट इज चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो यहाँ पर वही बातें कहा जा रहा है कि कक्ष में अधिक शांति का नियम ठीक नहीं है, बच्चा को ज़्यादा शांत रखना भी अच्छी बात नहीं है। आपका क्लास इंटरेक्टिव होना चाहिए, बच्चा को बात करने का आप मौका दीजिए। इसको हम मनोविज्ञान की भाषा में कहेंगे बाबू आपका कक्षा जीवंत होना चाहिए। क्या कहेंगे? जीवंत। जीवंत का मतलब ये हुआ कि बच्चे आपस में इंटरेक्शन करे, आपसे इंटरेक्शन करे, तब वह उसका कक्षा क्या होगा? जीवंत कक्षा कहलाएगा। बोले क्लियर? थोड़ा सा लेक्चर हमारे टॉपिक में लंबा चौड़ा होगा, ये बात हम मानते हैं। 2-3 लाइन पढ़ाएंगे उसी में लेक्चर लंबा चौड़ा हो जाएगा, ये बात हम मानते हैं। लेकिन कंसेप्ट आपको पूरा ऑल ओवर देंगे, क्योंकि मतलब इससे नहीं कि हम 2-3 लाइन पढ़ाएं, मतलब इससे है, इससे संबंधित जो हम आपको बातें सिखाए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ ना? अब हम आपको इतना मोटा नोट्स जो है 10 दिन में ख़त्म कर दे, आप क्वेश्चन ना उससे आ तो कोई फ़ायदा है उससे? बताइए। आप कहिएगा तो हमारे लिए तो 5 दिन का मैटर है, इतना पतला है, 5 दिन का मैटर है, सीधे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, बोलेंगे हाँ ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है जाइए। आपको ये भी लगेगा कि अरे सर जी तो 5 दिन में पढ़ा दिए, लेकिन उससे फ़ायदा होने वाला नहीं है, मोह माया है वो। समझ रहे ना? आप खुश तो हो जाइएगा, हमको पता है, बहुत हैप्पी हो जाइएगा कि हम 5 दिन में सर जी ख़त्म कर दिए। लेकिन सवाल ये है सर आप ख़त्म भी कर लीजिए कोर्स को, हमारा भी कोर्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन परीक्षा में क्वेश्चन आपसे हिलेगा भी नहीं। अब इसके पीछे कारण क्या है कि आपने संपूर्ण अवधारणा को पढ़ा ही नहीं है, संपूर्ण कॉन्सेप्ट को पढ़ा ही नहीं है, जिससे आपको दिक्कत होगा, जिससे आपको समस्या होगा। बोले क्लियर? समझ में आया बातें? ठीक है ना? तो आप लोग डेमो में है इस बात को समझ, क्योंकि नए बच्चे हैं इसमें, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, पुराने वाला तो समझ आता है इस बात को, लेकिन नए हैं तो आप लोग के दिमाग में सब ख्याल आता होगा, अरे सर जी तक 3 लाइन पढ़ाएं, है ना? लेकिन 3 लाइन में हम आपको कितना कंसेप्ट दे दिए, ये चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए, है ना? अब इसमें वृद्धि तो नहीं लिखा हुआ था, इसमें विकास तो नहीं लिखा हुआ था, इसमें संज्ञानात्मक विकास तो नहीं था, नैतिक विकास तो नहीं, लेकिन पढ़ाए ना उसके बारे में। तो एक लाइन से रिलेटेड जितना भी तथ्य होगा उसका हम चर्चा कर देंगे। 1 महीने तक हम लोग बहुत धीरे चलेंगे पढ़ाई को, बहुत धीरे। क्यों? क्योंकि आपके लिए अभी सब कुछ नया है। आज जैसे ही 1 महीना पूरा हो जाएगा तो कुछ कुछ वर्ड के बारे में आपको जानकारी हो गया रहेगा। अब जैसे आज हम संज्ञानात्मक विकास पढ़ा दिए, अब कभी भी संज्ञानात्मक विकास जैसा शब्द आएगा तो हम नहीं बोलेंगे, आपसे पूछेंगे कि बताइए व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट, पढ़ाए हुए हम आपको।
तो उस समय हमारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन अभी हमारा स्पीड स्लो रहेगा, क्यों? क्योंकि आपको शब्दों की जानकारी अभी नहीं है, बाद में आपको शब्दों की जानकारी हो जाएगा। और शब्द पर पकड़ जब बनेगा तभी सीटेट का रिजल्ट आपके सामने आएगा। शब्द पर जब तक आपका पकड़ नहीं बनता तब तक सीटेट का रिजल्ट आना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। अब शुरू से लेकर के लास्ट तक जितना अभी तक पढ़ा है उस सबका रिवीजन में एक बार कराते हैं, बोलिएगा सब लोग, ठीक है? तैयार है? शुरू से लास्ट तक क्लास किए ना सब लोग? क्लास नहीं भी किया तो वीडियो भी डालते हैं कि जो लोग नया है वो लोग कर लो, देख लो, है ना? चलिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ाए थे किसके बारे में? भाषा के बारे में, याद है? तो बताइए, अपने मन के विचार को व्यक्त करने के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा किस धातु से बना है? भाष। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। भाष कैसा संस्कृत का वर्ड है, बताए ना? अच्छा, उसके बाद में बताइएगा भाषा का औपचारिक रूप कितना प्रकार है? 2 प्रकार। पहला कौन? मौखिक, बोलिए ना। दूसरा कौन? लिखित। बोलकर अपने विचार को व्यक्त करना कौन भाषा? लिखकर अपने विचार को व्यक्त करना कौन भाषा? संप्रेषण में फीडबैक कितना प्रकार का? 3 प्रकार। पहला कौन? मौखिक फीडबैक। दूसरा कौन? लिखित फीडबैक। तीसरा कौन? सांकेतिक फीडबैक। हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, उसको लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विशेष प्रकार के चिन्ह की जरूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। क्लियर है? याद है ना? उसके बाद बताए थे भाषा अर्जन के बारे में, भाषा अधिगम के बारे में बताए थे ना। 0 से 5 साल की अवस्था के दौरान बच्चे समाज में रहकर जिस भाषा को सीखते हैं क्या कहलाएगा? 5 साल के बाद स्कूली परिवेश से सीखना क्या कहलाएगा? अपने आप सीख लेना क्या कहलाएगा? अर्जन। विद्यालय में जाकर सीखे क्या कहलाएगा? औपचारिक रूप से सीखना क्या कहलाएगा? औपचारिक रूप से अधिगम। फंस गए ना? अब वे बनाकर चलिए कि हाँ जो बोलेंगे वह होगा, तो फंसा देंगे, समझ रहे ना? औपचारिक रूप से सीखना क्या कहलाएगा? अधिगम। अनौपचारिक रूप से सीखना क्या कहलाएगा? अर्जन। ठीक है ना? अच्छा, एक बात बताइएगा, सुनने बोलने का क्रिया किसमें संभव है? अर्जन में। और सुनने बोलने के साथ साथ में लिखने वाला काम किसमें करेगा? अनुकरण के द्वारा बच्चे भाषा सीखते हैं किसमें? अर्जन में। प्रयास और अभ्यास के द्वारा अधिगम में। क्लियर बात है? अच्छा, एक बात बताइए, बिना नियम के सिखाया जाता है कौन? अर्जन। और नियम के द्वारा सिखाया जाता है कौन? किसमें समय फिक्स नहीं होता है? अर्जन में। किसमें समय फिक्स होता है? किसमें सामाजिक परिवेश में सिखाया जाएगा? किसमें विद्यालय परिवेश में सिखाया जाएगा? किसमें निर्धारित अवधि में सिखाया जाएगा? और अधिगम में। और निर्धारित अवधि में नहीं सिखाया जाएगा? अर्जन में। क्लियर बात है? NCF 2005 को इसके बाद में पढ़ाए हुए थे ना। अच्छा, मातृभाषा के बारे में बताए थे। माँ के दूध से जिस भाषा का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? मातृ। मम क्या है? मातृभाषा। और पानी वाटर क्या है? मानक भाषा। मातृभाषा का सहयोग लेकर के हमको मानक भाषा सिखाना चाहिए। 1 से 5वीं क्लास में सबसे ज़्यादा मातृभाषा का यूज करना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा से बच्चे जल्दी भाषा को क्या करेंगे? सीखेंगे। NCF 2005 को पढ़े हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कहेंगे। लर्निंग विदाउट बर्डन क्या होगा? टैगलाइन इसका होगा। अरे बोलो ना भाई। NEP पहली बार कब आया था? 1968 में। दूसरी बार कब आया? 1986 में। आचार्य राममूर्ति कमेटी का गठन कब हुआ? प्रोफेसर यशपाल कमेटी का गठन कब हुआ? 1993 में। अभी तक का सबसे नवीनतम रिपोर्ट कौन है? NCF 2005। बताए थे ना, ज्ञान को स्कूल के अलावा बाहरी जीवन से जोड़ना है। अच्छा, पढ़ाई को रटंती प्रणाली से फ्री करना है, समझने की प्रणाली से जोड़ना है। पाठचर्या पाठ पुस्तक केंद्रित होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। राष्ट्र के प्रति बच्चों में आस्था जागृत करना है। कक्षा को गतिविधि से जोड़ना है। शिक्षण सूत्र का अधिक से अधिक प्रयोग करना है। सूचना को ज्ञान मानने से बचाना है। किसको ज्ञान मनवाना है? समझ को। विशाल पाठ्यक्रम मोटी किताबें असफलता का कारण है। नैतिक मूल्य को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर सिखाएंगे। संज्ञानात्मक विकास जानते हैं, नैतिक विकास जानते हैं, वृद्धि जानते हैं, विकास जानते हैं। तो बताइए, किसी व्यक्ति में मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहेंगे? वृद्धि। और किसी व्यक्ति में गुणात्मक परिवर्तन को विकास। क्लियर बात है? अच्छा, एक बात बताइए, सही गलत में पहचान करना कौन विकास? आज सही गलत में पहचान करने के बाद सही के अनुसार काम करना नैतिक विकास। क्लियर बात है? तो नैतिक मूल्य को हम लोग वातावरण देकर सिखाना है। बुरा नहीं करना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, झूठ बोलना पाप है, ये सब क्या है? नैतिक मूल्य है हमारा। बोलिए, मोटी किताबें असफलता का कारण है कि नहीं है? अभिभावक को हमेशा बच्चा से रियल एक्सपेक्टेशन रखना है। बालक को बाहरी जीवन में तनावमुक्त वातावरण देना है। कक्ष में अधिक शांति के नियम ठीक है क्या? नहीं ठीक है। ये इतना ही ना पढ़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको फिर से अगले क्लास में। थैंक यू सो मच। खाली कीजिए, अगला बार बैच आ रहा है।